यूपी पीसीएस का फॉर्म आ गया है। हालांकि मुख्य परीक्षा का जो जीएस का आपका सिलेबस है वो नहीं दिया हुआ है, न तो यूपी स्पेशल का। तो वो अप्रूवल के बाद ही आएगा, होली के बाद आपका सिलेबस आएगा आपके सामने। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष ऐड हो रहा है, तो आपको मालूम चल गया नोटिफिकेशन से। अब उत्तर प्रदेश विशेष के लिए क्या पढ़ना है, ये सिलेबस आने के बाद ही आपको मालूम चल पाएगा। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद फिर सिलेबस के अनुसार आपको मटेरियल दिए जाएंगे। वर्तमान समय में हाँ इतना जरूर है कि वर्तमान समय में जितनी भी किताबें हैं मार्केट में यूपी स्पेशल की, वो आपके काम नहीं आने वाली हैं। ये आप पूरी तरीके से अपने मन में बिठा लीजिए बात। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, मेहनत करनी पड़ेगी आपको यूपी स्पेशल में भी। आवेदन आप लोग कर लीजिए, ओटीआर फॉर्म नहीं भरे हैं तो ओटीआर भर लीजिए। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं कर लीजिए और 3 अप्रैल के पहले पहले अपना कंप्लीट ये सब काम कर लें आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार न करें, नहीं तो लास्ट में यही होता है कि या तो छूट जाता है या फिर साइट स्लो चलती है और परेशान होते हैं आप लोग। इसमें कुछ नई चीज़ें जैसे कि एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे सहायक श्रमायुक्त में, और कितने स्पेशल एलिजिबिलिटी वाले पोस्ट हैं उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। उप निबंधक जो सब रजिस्ट्रार होता है उसमें विधि स्नातक अर्थात आपका एलएलबी कंप्लीट होना, जितनी भी डिग्रियां हैं, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, आय जाति निवास ये कैटेगरी वाला छोड़ करके ये सभी आपके जो 3 अप्रैल की डेट है, 3 अप्रैल 2023, इसके पहले का ही होना चाहिए। तो सहायक श्रमायुक्त के लिए पहले ग्रेजुएशन मांगता था, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, इस सब में पीजी डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो पद है सहायक नियंत्रक विधिक माप का, इसमें भौतिक विज्ञान से स्नातक होना चाहिए कोई मिलाकर आपका किसी विश्वविद्यालय से। इसके अलावा कुछ और पद हैं स्पेशल, लेकिन उसमें इंटरव्यू आपका नहीं होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन होगा। विधि अधिकारी, प्राविधिक सहायक और प्राविधिक सहायक भूभौतिकी, एक भूतत्व है एक भूभौतिकी है, दोनों अलग अलग हैं। एलिजिबिलिटी अलग अलग मांगा है। और एक कर निर्धारण अधिकारी, इन सब का डायरेक्ट जो है वो आएगा रिजल्ट आपका। इसमें इंटरव्यू की देने की आवश्यकता नहीं होगी, या इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ना कर लिखित परीक्षा के आधार पर ही इनके परिणाम आएंगे। विधि अधिकारी के लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री के साथ साथ जो विधिज्ञ परिषद है राज्य का या भारतीय विधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबद्ध बार एसोसिएशन में पंजीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही पंजीकरण के बाद 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अर्थात आप प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए, जो वकालत की प्रैक्टिस होती है रजिस्ट्रेशन के साथ, उसकी और रजिस्ट्रेशन दोनों की आवश्यकता है यहाँ पे। प्राविधिक सहायक में जो अनिवार्य अर्हताएं हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में पीजी डिग्री स्नातकोत्तर उपाधि। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद से प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में डिप्लोमा भी चलेगा, इन दोनों में से एक। ठीक, अधिमानी अर्हता उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। प्राविधिक सहायक भूभौतिकी, इसमें किसी विश्वविद्यालय से भूभौतिकी, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, या फिर बीएस, और इसके साथ ही बीएससी स्तर पर भौतिक शास्त्र और गणित भी होना चाहिए। तो ये आपका प्राविधिक सहायक भूभौतिकी के लिए। कर निर्धारण अधिकारी के लिए 55% अंकों सहित कॉमर्स और अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, या कॉमर्स में या फिर अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में आपकी स्नातक उपाधि हो। और ये आपको बता दूं कि जो स्पेशल डिग्री है, कोई भी, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन में 3 विषय रहते हैं, अगर 2 वर्ष तक ही कोई सब्जेक्ट रहता है, तीसरे वर्ष में आप उसको छोड़ देते हैं, तो वो भी आपके ग्रेजुएशन में माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सिलेबस देख लीजिएगा, जो मैथ के हैं, जो टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, ये सभी देख लीजिएगा एक बार। अनिवार्य विषयों में सामान्य हिंदी निबंध वैसे ही रहेगा। सामान्य अध्ययन 1 2 3 4, इसमें यूपी स्पेशल के टॉपिक्स को छोड़कर बाकी सब वही रहेंगे। सामान्य अध्ययन पांचवा और छठा जो जुड़ा है परंपरागत, इसमें यूपी स्पेशल के प्रश्न होंगे। उपयुक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। तो यूपी स्पेशल जो जुड़ेगा पाठ्यक्रम, सिलेबस जो जुड़ेगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया, थोड़ा सा गहन आपको वहाँ पे अध्ययन करना पड़ेगा उसका। सिलेबस आने के बाद मैटर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बताए जाएंगे सोर्सेज, पहले सिलेबस आने दीजिए। तो अभी प्रीलिम्स पे आपको ध्यान देना है। कम बहुत ज़्यादा पोस्ट है, कितनी बढ़ेगी उस पर चर्चा नहीं करनी है, अभी जितनी है उसके आधार पे मेहनत करनी है। तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है दिन पे दिन, तो उस अनुसार आपको मेहनत करनी है। मेहनत करिए, करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। तो आइए आज के करंट अफेयर्स को इसी कड़ी में देख लेते हैं। आप लोगों को फरवरी माह का भी करंट अफेयर्स पीडीएफ दिया जा चुका है। जिनको न मिला हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग जा कर के वहाँ पीडीएफ ले सकते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी थीम इस बार की है वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 से ही ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार की है RM जीरो हार्म। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा अब इसको मनाया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 19 नवंबर 1998 को की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी स्थापना की थी। इसके पहले जो NSA हुए थे, अभी NSA जो हैं अजीत डोभाल साहब हैं, पहले NSA हुए थे ब्रजेश मिश्रा। नई दिल्ली, यहाँ पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ये विदेश मंत्रियों की बैठक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ ही आयोजित की गई थी। LS बिलियात्स्की 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। बेलारूस की एक अदालत द्वारा 10 वर्ष कैद की सजा इनको दी गई। डी गुकेश भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं। इनको एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 में भाग 15 संविधान में चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है। इसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 324 प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव जो आयोग है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। अगर एक से अधिक चुनाव आयुक्त हैं तो उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसके साथ साथ जो अन्य चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कैसे होगी, इसके लिए नियम संसद बनाएगी। हालांकि अभी तक कोई संसद ने इस तरह का रूल बनाया नहीं है, इसलिए सरकार अभी तक संसदीय करती थी और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाता था। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले थे, 5 जजों की पीठ इस पर फैसला कल सुना दी है। और इसमें कहा गया है कि जब तक संसद कानून न बना दे कोई इस पर, तब तक कॉलेजियम सिस्टम अब लागू होगा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में। इस कॉलेजियम में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये 3 शामिल होंगे। इन तीन लोगों से बनी समिति की जो सिफारिश है उसके आधार पर ही चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पोर्टर पुरस्कार 2023, ये थोड़ा साफ नहीं आया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला। क्या? पोर्टर पुरस्कार 2023। वो वान थुओंग, ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है? वो वान थुओंग। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भोपाल में आयोजित हुआ 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। विधानसभा चुनाव, ये 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। ध्यान रखिएगा कि तीनों में ही जो विधानसभा सीटें हैं 60-60 हैं। नागालैंड में NDPP सर्वाधिक सीट इसने जीती। NDA की यहाँ सरकार बनेगी बीजेपी के साथ गठबंधन में। त्रिपुरा में बीजेपी सर्वाधिक सीट जीती बहुमत के पार, यहाँ भी NDA की सरकार बनेगी। और मेघालय में NPP ने सर्वाधिक सीटें जीती और ये भी NDA के साथ ही अर्थात बीजेपी के साथ ही सरकार बना रही है। तो तीनों स्थानों पे NDA की सरकार बन रही है।
ठीक है। तो संभवतः तीनों के मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे, ठीक है, जो पहले थे, बदलाव नहीं होगा। जिससे मेघालय में कोनरेड संगमा, त्रिपुरा में मणिक शाह या मणिक साहा, और नागालैंड में नेफियो रियो, संभवतः यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आज के लिए इतना दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।